हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले करते हैं हम कविता से। प्रश्न नंबर 1। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते थे? तो बच्चों देखिए, क्वेश्चन का मतलब है कि पक्षियों को पिंजरे के अंदर सारी फैसिलिटीज मिल रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते थे। आपको यहाँ पे उसका कारण बताना है कि ऐसा क्यों था। तो आप इसका उत्तर लिखोगे, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद इसलिए नहीं रहना चाहते थे क्योंकि वह स्वतंत्र नहीं है। तो देखिए बच्चों, जो पक्षी थे ना, वो हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पिंजरे के अंदर बंद इसलिए नहीं रहना चाहते थे क्योंकि वो जो थे वो स्वतंत्र नहीं थे। उन्हें अपनी आज़ादी बहुत अच्छी लगती थी। वो चाहते थे कि वह आज़ाद रह के हर काम करें, और भले ही पिंजरे में उन्हें कितनी भी अच्छी चीज़ें मिल रही हों या कुछ भी मिल रहा हो, उन्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उन्हें सिर्फ अपनी आज़ादी प्यारी थी। अब प्रश्न नंबर 2 है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? तो इस प्रश्न का मतलब है कि जो पक्षी हैं वो आज़ाद रहकर, फ्री होकर कौन कौन सी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। तो आप इसका उत्तर लिखोगे, पक्षी उन्मुक्त रहकर कड़वी निबोरी खाना चाहते हैं, प्रकृति के सुंदर रूप का आनंद लेना चाहते हैं, नीले आकाश में उड़ना चाहते हैं और नदियों का शीतल जल पीना चाहते हैं। तो देखिए बच्चों, पक्षी जो है ना, वो आज़ाद रहकर नीम की जो फल होता है ना, नीम का जो फल होता है उसको हम निबोरी कहते हैं, और वो काफ़ी कड़वी सी होती है। तो वो आज़ाद रह के नीम की कड़वी निबोरी को खाना चाहते हैं। वो नेचर की जो ब्यूटी है उसको देखना चाहते हैं, और वो आसमान के अंदर, नीले आकाश के अंदर बहुत उड़ना चाहते हैं, और वो नदियों में से जो पानी बह रहा है ना, बहता हुआ पानी, वो नदियों में से पीना चाहते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 है, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि ये जो पंक्ति है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, यहाँ पर आपको इन पंक्तियों का मतलब बताना है। तो आप इसका उत्तर लिखोगे। तो बच्चों, उत्तर लिखने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्षितिज हम किसको कहते हैं। तो देखिए, वो पॉइंट जहाँ पे आसमान और ज़मीन मिल जाए ना, तो उस पॉइंट को हम क्षितिज कहेंगे। तो आप इस प्रश्न का उत्तर लिखोगे, पक्षी क्षितिज के अंत तक जाना चाहते हैं और उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऐसा करने से उनकी जान भी जा सकती है। वह या तो क्षितिज से मिलन करना चाहते हैं या फिर मरना चाहते हैं। तो देखिए बच्चों, ऊपर जो पंक्तियां थी ना, या तो क्षितिज मिलन बन जाता है या तंती सांसों की डोरी, इसका मतलब ये है कि जो पक्षी हैं उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि उनकी जान चली जाए या उनके साथ कुछ भी हो जाए, उन्हें सिर्फ और सिर्फ क्षितिज से मिलन करना है। वो चाहते हैं कि वो क्षितिज से मिलन कर लें। या और उनका मानना है, पक्षियों का मानना यह है कि अगर वो ज़्यादा उड़ के जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वो क्षितिज से मिल जाएंगे, या अगर क्षितिज से मिल भी नहीं पाए तो उनकी भले ही जान चली जाएगी, तो उससे भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम करेंगे कविता से आगे। तो देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 1 के ना 2 पार्ट्स हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, कई लोग पक्षी पालते हैं। इसका प्रश्न का है, पक्षियों को पालना उचित है या अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। आपको यहाँ पे बताना है कि पक्षियों को पालना सही है या नहीं, और आप जो भी सोचते हो आपको वो बताना है, उसके बारे में आपको लिखना है। तो आप लिख सकते हो, हमारे दृष्टिकोण से पक्षियों को पालना उचित नहीं है, इससे हम उनकी आज़ादी पर रोक लगा देते हैं। तो देखिए बच्चों, मेरे अकॉर्डिंग ना पक्षियों को पालना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम पक्षियों को पालते हैं तो फिर हम उनको पिंजरे में बंद कर देते हैं। जब पक्षी पिंजरे में बंद हो जाते हैं तो उनकी आज़ादी जो है वो छिन जाती है, वो आज़ाद नहीं रह पाते। और पक्षियों का नेचर ऐसा होता है कि वो खुले आसमान में उड़ते हैं और खूब मज़े करते हैं, मतलब नेचर की ब्यूटी को वो अच्छे से देखते हैं। तो पक्षियों का नेचर यही है कि वो उन्मुक्त रह के अपनी इच्छाएं पूरी करें, ना कि
किसी पिंजरे में बंद रह के वो चुपचाप बैठे रहें। तो इस वजह से हमें जो पक्षी हैं उनको पालना नहीं चाहिए और हमें पक्षियों को कैद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम पक्षियों को पालेंगे तो हम पिंजरे में बंद कर देंगे, जो कि बिल्कुल ठीक बात नहीं है, क्योंकि उससे ना उनकी आज़ादी छिन जाएगी। अब प्रश्न नंबर 1 का ही खा वाला पार्ट है, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आपने कभी किसी पक्षी को पाला है या आपके किसी जानने वाले ने पाला है। अगर हाँ, तो आपको ये बताना है कि उस पक्षी की मतलब देखभाल जो है वो कैसे करी है। तो आप इसका उत्तर लिख सकते हो, मेरी एक दोस्त तोते को पालती है। वह तोते का पिंजरा रोज साफ करती है, तोते के लिए पानी और दाने पिंजरे में एक बर्तन में रख देती है और उससे खूब बातें करती है। तो देखिए बच्चों, मेरी एक फ्रेंड है, ठीक है, जिसके पास एक तोता है, वो तोते को पालती है और तोते का जो पिंजरा है, वो मेरी जो फ्रेंड है वो तोते के पिंजरे को रोज साफ करती है और तोते को बर्तन के अंदर पानी देती है पीने के लिए और दाने वगैरह देती है खाने के लिए, ठीक है। और वो तोते से खूब सारी बातें भी करती है। तो इस तरह से जो मेरी दोस्त है वो तोते का ख्याल रखती है। अब प्रश्न नंबर 2 है, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। तो देखिए बच्चों, अगर हम पक्षियों को कैद कर लेते हैं, ठीक है, पिंजरे में कैद कर लेते हैं, तो खाली उनकी आज़ादी का ही नुकसान नहीं होता, खाली ऐसा ही नहीं है कि उनकी आज़ादी जो है वो रुक जाएगी। क्या कहते हैं कि पक्षियों को अगर हम कैद कर लेते हैं तो खाली उनकी आज़ादी नहीं रुकती, उन उसके साथ साथ जो हमारी पूरी धरती है, हमारा पूरा जो नेचर है ना, वो भी प्रभावित होता है। मतलब हमारे नेचर को भी फ़र्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप देखो, जानते हो कि हमारा जो अर्थ है, हमारा जो नेचर है, वो सब किस वजह से चल रहा है, फूड चेन की वजह से चल रहा है ना। तो इस वजह से अगर हम पक्षियों को बंद कर देंगे और मतलब पिंजरों में बंद करके रखेंगे, तो इस वजह से जो फूड चेन का जो प्रोसेस है वो कहीं कहीं बिगड़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारे नेचर के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो अब आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको इसी चीज़ के बारे में 10 पंक्तियाँ लिखनी है। आप इस प्रश्न का उत्तर लिखोगे, पक्षियों को पिंजरे में बंद करके उनकी आज़ादी का हनन ही होता है, क्योंकि उनकी प्रकृति है उड़ना। पिंजरे में बंद करके हम उन्हें पराधीन बना लेते हैं, जिससे उनकी आज़ादी तो समाप्त हो ही जाती है, साथ ही पर्यावरण भी प्रभावित होता है, क्योंकि पर्यावरण को संतुलित करने में भी पक्षियों का सहयोग रहता है। पक्षी आहार श्रृंखला को नियमित करते हैं, जैसे घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को पक्षी खाते हैं, और यदि पक्षी न हो तो टिड्डों की संख्या अत्यधिक हो जाएगी, जो फसलों को नष्ट कर देंगे। यदि टिड्डे न हो तो घास इतनी बढ़ जाएगी कि मनुष्य परेशान हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम पक्षियों को कैद कर लेते हैं तो खाली उनकी आज़ादी ही नहीं ख़राब हो रही, हम क्या करते हैं, हम पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी फूड चेन है वो कहीं ना कहीं पक्षियों से भी रिलेट करती है। तो देखिए मैं आप बताती हूँ कैसे होती है। देखिए क्या कहते हैं, जो टिड्डे हैं वो टिड्डे घास को खाते हैं। अब अगर टिड्डे घास को नहीं खाएंगे तो घास क्या होगी, घास जो है वो बहुत बड़ी बड़ी हो जाएगी, जिसकी वजह से जो इंसान वगैरह हैं, मनुष्य वगैरह हैं, वो परेशान रहने लगेंगे, ठीक है। और जो पक्षी होते हैं वो किसको खाते हैं, वो टिड्डों को खाते हैं। अगर पक्षी जो हैं वो टिड्डों को ना खाएं तो टिड्डे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और वो किस चीज़ को नुकसान पहुंचाएंगे, वो फिर फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसकी वजह से जो पक्षी हैं हमें उन्हें आज़ादी रखना चाहिए, ताकि पक्षी जो हैं वो टिड्डों को खा लें, ताकि जो टिड्डे हैं वो फसल को ना ख़राब कर लें, और टिड्डे जो हैं वो पहले घास को खा लें, ताकि जो घास है वो ज़्यादा बड़ी ना हो और मनुष्य जो है वो परेशान ना हो। अब हम करेंगे अनुमान और कल्पना। प्रश्न नंबर 1,
क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक हैं? पक्षियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उक्त विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। तो देखिए बच्चों, जो सिटी है, जो शहरीकरण है हमारा, उसकी वजह से और ह्यूमंस की जो आजकल की डेली लाइफ है और ह्यूमन जिस तरह से रहते हैं, इस सब चीज़ों की वजह से ना जो पक्षी हैं उन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। पक्षी जो हैं वो इस वजह से मर भी रहे हैं। और अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर पक्षी नहीं होंगे तो टिड्डे कितने बढ़ जाएंगे, फसलें ख़राब होने लगेंगी, है ना। और जो पक्षी हैं वो और कीड़े मकोड़ों को भी खाते हैं, तो वो जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो और अलग अलग चीज़ों को नुकसान पहुँचाते हैं। तो अगर पक्षी नहीं होंगे तो हमारी फूड चेन बिगड़ जाएगी और हमारे नेचर पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, जो जिस तरह से हमारा शहरीकरण है या जो ह्यूमन जिस तरह से रहते हैं उससे पक्षियों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। पक्षी जो है वो मर भी जाते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती हैं। अब आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, उससे बचने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे कि फैक्ट्रियाँ वगैरह लगती हैं, है ना। तो फैक्ट्रियों से जो धुएँ निकलते हैं, तो धुओं की वजह से पॉल्यूशन हो जाता है एयर में। तो उस पॉल्यूशन की वजह से जो पक्षी हैं वो मर जाते हैं। फिर फैक्ट्रियों से निकली हुई गंदी चीज़ें जो होती हैं, गंदी गंदी गैसेस जो होती हैं वो पानी में छोड़ दी जाती हैं। फिर जब वो पानी में छोड़ दी जाती हैं तो पानी हमारा पॉल्यूटेड हो जाता है, जिसकी वजह से पानी में रहने वाले जो एनिमल्स वगैरह हैं उन पर असर पड़ता है। और अगर कोई बर्ड वगैरह उसी पानी को पी लेती है तो उस पर भी उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो अब मतलब ये सारी चीज़ें ना हो, इससे बचने के लिए हम ये कर सकते हैं कि जो फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं उनको शहरों में ना लगा के थोड़ा शहरों से दूर लगाएं, ठीक है। और फैक्ट्रीज़ को लगाने के बाद उनका सही से मतलब सही से क्या कहते हैं, सही से वो करें, प्रबंध वगैरह करें। मतलब कि जो फैक्ट्रीज़ वगैरह में से जो धुआं निकल रहा है वो मतलब कुछ ऐसा करें कि धुआं बहुत कम निकले, ठीक है। या फिर जो गंदगी निकल रही है उसको पानी में ना छोड़ा जाए। तो फैक्ट्रीज़ को शहरों से दूर लगाना चाहिए और सही तरीके से प्रबंध करने चाहिए। और फिर हम ये भी कर सकते हैं, तो बच्चों जो मैं आपको चीज़ बता रही हूँ वो तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो हमारी जो हवा है वो प्योरीफाई होती रहेगी, ठीक है। जिसकी वजह से पॉल्यूटेड हवा इतनी नहीं रहेगी, तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके पेड़ वगैरह लगाने चाहिए। तो आप इस प्रश्न का उत्तर लिखोगे, ये कहना गलत नहीं कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक हैं। समस्याओं से बचने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए और फैक्ट्रियों को शहरों से दूर लगाकर उचित प्रबंध करने चाहिए, ठीक है बच्चों। अब प्रश्न नंबर 2 है, यदि आपके घर के किसी स्थान पर किसी पक्षी ने अपना आवास बनाया है और किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ रहा हो, तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह के प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे, लिखिए। अब आपसे बोला जा रहा है कि आप जो हो, आपके घर में कोई पक्षियों का घोंसला वगैरह रहता है, ठीक है। अब आपसे बोला जा रहा है कि आपको अपना घर चेंज करना है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप जब ऐसा घर चेंज करोगे तो आप पक्षियों के लिए, पक्षियों के घोंसले के लिए क्या करना चाहोगे, मतलब ऐसा आप क्या करोगे कि वो लोग ठीक से रहें। तो बच्चों देखिए, अगर ऐसा कभी होगा ना, मतलब कि मान लीजिए मेरे घर में किसी पक्षी का घोंसला वगैरह या कोई पक्षी उस घोंसले में आके रहता है और मुझे कभी घर चेंज करना पड़ा, तो मैं तो यही करूँगी कि जो न्यू लोग होंगे, जो उस घर में आने वाले नए लोग होंगे, मैं उनसे बात करूँगी, उनको बताऊँगी कि घर के अंदर घोंसला है और उसमें ये पक्षी ऐसे रहते हैं, तो आप इस घोंसले को हटाइएगा मत और पक्षियों का ख्याल रखिएगा और उन्हें परेशान मत करिएगा, ठीक है। तो हम ये सब कर सकते हैं। तो आप इस प्रश्न का उत्तर लिखोगे, अगर ऐसा हुआ तो हम आने वाले नए परिवार से मिलेंगे, उन्हें घोंसले के बारे में बताएंगे, उनसे कहेंगे कि घोंसले को ना हटाएं और घोंसले तथा पक्षियों का ध्यान रखें। अब हम करेंगे भाषा की बात। तो इसका प्रश्न नंबर 1 है, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरणसी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। तो देखिए बच्चों, जो स्वर्ण श्रृंखला लिखा हुआ है
तो श्रृंखला से पहले जो स्वर्ण है उसके नीचे रेखा खींची हुई है ना, और किरण से पहले जो लाल लिखा हुआ है उसके नीचे रेखा खींची हुई है, ठीक है। तो ये जो जिनके नीचे रेखा खींची हुई है, ये कौन से शब्द हैं? ये है गुणवाचक शब्द, मतलब कि ये जो शब्द हैं वो किसी चीज़ की स्पेशलिटी बता रहे हैं। तो स्वर्ण श्रृंखला मतलब कि वो जो पिंजरा है वो कैसा है, वो सोने का पिंजरा है ना, तो पिंजरे की खासियत बता रहे हैं कि पिंजरा किस तरह का है। या फिर लाल किरण मतलब कि जो किरणें हैं वो कैसी हैं, वो लाल हैं, तो वो किरणों के बारे में बता रहे हैं कि किरणें कैसी हैं, ठीक है। अब आपसे बोला जा रहा है कि आपको इसी प्रकार के 3 और शब्द कविता में से ढूंढ के लिखने हैं, ठीक है। तो आप इसका उत्तर लिखोगे, फर्स्ट आप लिखोगे कनक तीलियां। तो कनक तीलियां मतलब कि जो पिंजरे की तीलियां हैं वो सोने की हैं, मतलब यहाँ पर तीलियों की मतलब यहाँ पे तीलियों का गुण बताया जा रहा है कि तीलियां जो है वो सोने की हैं। कटुक निबोरी, निबोरी कैसी है? निबोरी जो है वो कड़वी है, मतलब कि निबोरी की यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है या गुण बताया जा रहा है। तारक अनार, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो अनार है उसके दाने कैसे हैं? उसके दाने एकदम तारों की तरह है। तो अब प्रश्न नंबर 2 है, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है, इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को समासिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे इज इक्वल्स टू भूखे और प्यासे। इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण खोजकर लिखिए। तो देखिए बच्चों, आप भूखे प्यासे को बहुत ध्यान से देखिए, इन दोनों शब्दों के बीच में आपको एक चिन्ह नजर आएगा। तो वो जो चिन्ह होता है ना, वो कौन सा चिन्ह होता है? वो समासिक चिन्ह होता है। इससे किस चीज़ का संकेत मिलता है? इससे और का संकेत मिलता है, मतलब कि जब हमें दो शब्दों के बीच में और लिखना हो तो हम और लिखने की बजाय इस चिन्ह को बना देते हैं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया द्वंद्व समास। अब आपसे बोला जा रहा है कि आपको ऐसे ही 10 और शब्द ढूंढ के लिखने हैं। तो आप लिख लोगे दाल रोटी, क्या हो जाएगा? दाल और रोटी। अन्न जल, तो ये क्या हो जाएगा? अन्न और जल। सुबह शाम, इसका क्या मतलब है? सुबह और शाम। पाप पुण्य, इसका क्या मतलब है? पाप और पुण्य। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। सुख दुख, सुख और दुख। तन मन, तन और मन। दिन रात, दिन और रात। दूध दही, दूध और दही। कच्चा पक्का, कच्चा और पक्का। तो बच्चों बस इस कविता के प्रश्न उत्तर इतने ही थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे, समझ में आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगे, समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।